हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे राजस्थान रीट 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जब आप पहचान को संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? प्रत्यविज्ञान बनेगा, प्रज्ञान बनेगा, अभिधान बनेगा, अवधान बनेगा। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या बनेगा? इसका तत्सम शब्द बनेगा प्रतिविज्ञान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा प्रश्न है कि प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है? पहचान, पहुंच, गुरुता या गुरुत्व। प्रभुत्व का तद्भव शब्द, तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों। देखिए, तत्सम को पहचानने का तरीका क्या है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों। और तद्भव को पहचानने का क्या तरीका है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते। तो प्रभुत्व का जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? पहुंच बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा। वहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? वहनोई का तत्सम शब्द, इसको भी आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा। वहनोई को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बहनोई को संस्कृत में कहते हैं भग्निपति। क्या कहते हैं? भग्निपति कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, अगर आप परिभाषा और नियम के चक्कर में पढ़ोगे ना तो आप हिंदी कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को PTT 2024 परीक्षा की भी तैयारी करवाई थी, खासकर हिंदी की। और आप लोगों को पता है कि मैं एक हिंदी का टीचर हूं और मैं आप लोगों को हिंदी ही पढ़ाता हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो अटैम्प्ट कर पाएँ। अगला प्रश्न हमारा है कि वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? बिच्छू होता है, षटपद होता है, वर होता है, भ्रमर होता है। वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? जब आप वृश्चिक को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो हिंदी में कन्वर्ट करने पर वृश्चिक को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिच्छू। तो वृश्चिक का हिंदी में तद्भव करने पर इसका तद्भव शब्द बनेगा बिच्छू। तो और राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में कौन सही नहीं है? पढ़िए और आंसर बताइए। निम्न में कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्या पूछा जाए कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग। अब देखिए, वह लाचार है, कोई तो कारण रहा होगा कि वो लाचार है। क्योंकि वह विकलांग है, विकलांग क्यों है इसका भी कोई कारण रहा होगा। एक्सीडेंट हो सकता है कि वह स्टार्टिंग से ही वह विकलांग हो, लाचार हो। तो इसका कोई कारण हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा कारणवाचक, ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों सातवां प्रश्न देखेगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का, यानी कि क्रिया और विशेषण दोनों का प्रयोग हुआ है? आम मीठा है, इसमें देखिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, काल कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उस पर हम कहते हैं काल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, करेक्ट है। नमा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। इसमें आपको यह बताना कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह चुपचाप से चला गया, इसमें देखिए चुपचाप से भी दिया है और चला गया, यानी कि वह चुपचाप से चला गया, उठकर चुपचाप से चला गया, तो इसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 10वां, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, तो राम जाता है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह ना सोता है ना खाता है, डी वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, जब भी आप संधि विच्छेद करें सबसे पहले आप उसका तोड़ना सीख लीजिए, उसको तोड़ा कैसे जाएगा। तो संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन कार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो माँ में आपको ये हलंत दिख रहा होगा, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जब भी हलंत लगे, किसी में भी हलंत लगे, आपको समझ जाना है कि इसमें व्यंजन संधि है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर वी के साथ में। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उत होगा या उत होगा, उद होगा या उद होगा? उद्गम, उत धन गम, तो स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो इसको करने का तरीका क्या है? आपको स्टार्टिंग का शब्द ले लेना। सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए उद्गम की संधि करते हैं, यानी इसको जब आप तोड़ते हैं तो इसकी संधि क्या बनेगी? उत धन गम। तो उत कहां पर है? उत ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। संस्करण, तो संस्करण शम धन करण, स्टार्टिंग का शब्द आपको लेना है, लास्ट वाला आपका प्रत्यय होता है शम। शम जो है ना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं, शती कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, या प्रतिशत कहते हैं? जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। तो 100 का आंकड़ा पार करने के बाद 100 को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। 50 को क्या कहते हैं? अर्धशतक कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ब्रज बटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या गुरुकुल? ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या है? समझने का फेर है। देखिए समझिए, अब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है ना, ये कहलाता है अंतेवासी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? जापानी है, फ्रांसीसी है, जर्मनी है, रूसी है? रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों रेस्तरां जो है ना ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? परिलक्षण, निरूपण, सुशासन या बृहत्तर? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बृहत्तर जो है ना ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिप्सा। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आ होगा, शाह होगा, लिप्सा, ला या इनमें से कोई नहीं? लिप्सा, लिप्सा, लिप्सा पढ़ने से ही पता चल रहा है कि लिप्सा में कौन सा प्रत्यय होगा। लिप्सा, सा निकल रहा है लास्ट वाला शब्द, यानी स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो शाह जो है ना ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना, आदर प्रकट करना। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना इसका मुहावरा क्या होता है? मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृति भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अंगूठा दिखाना यानी कि धोखा देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गोबर गणेश होना इसे आप कह सकते हैं बेवकूफ़ होना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अन्न जल में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो जहां पर भी योजक चिन्ह होता है आपको ध्यान में रखना है, जहां पर भी योजक चिन्ह होता है तो वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। द्विगु समास जो संख्यावाची शब्द होता है जैसे कि चौरा, चार राहों का समूह, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, तो वो द्विगु समास होता है, संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या है? नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विदुर, विधवा, विधुर, विधाता। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम कहते हैं विधुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसको क्या कहते हैं? निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मवीरू या नास्तिक? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था रखे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आस्तिक। गाइस अगला प्रश्न देखेगा 26वां। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला उसको क्या कहते हैं? शुभ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं और विज्ञ कहते हैं। किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों से हम कहते हैं कृतज्ञ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 27वां प्रश्न है, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अधोगामी होता है, कपूत होता है, पापी होता है या फिर म्लेच्छ होता है? पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पतित का पर्यायवाची शब्द होता है अधोगामी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? हताशा, उत्साह, इच्छा, संकल्प। हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि इसका उल्टा। हौसला का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों हताशा, इसे आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपूर्ण, अतुलनीय, अप्रहा या फिर अवाज्य। जो बांटा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो बांटा ना जा सके उसको हम कहते हैं अवाज्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, 30वां प्रश्न हमारा, दुकाल का उपसर्ग क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो मैंने आपको बताया ही है।
तो दुकाल का उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए, दुकाल का उपसर्ग होता है दू, यानी कि राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखेगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्षत्रिय में प्रत्यय क्या होगा? क्षत्रिय, लास्ट वाला शब्द क्षत्रिय, ई निकल रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, निर्जन, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। निधन जन, निर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन जन। तोड़ना सीख लीजिए, समझ में आपके संधि विच्छेद आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो निर्जन में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों होगी? ये आपके विसर्ग के निशान दिख रहे हैं, जब भी विसर्ग के निशान दिखें विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 33वां प्रश्न है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी इसका मुहावरा क्या होता है? एकमात्र सहारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। गैस अगला प्रश्न है, चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, इनमें से कोई नहीं। चकमा देना इसका मुहावरा क्या होता है? तो चकमा देना इसे आप कह सकते हैं कि ठगना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। 35वां प्रश्न है कि एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा? एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। एक पंथ दो काज, तो एक पंथ दो काज इसे आप कह सकते हैं एक साथ दो काम होना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ, उपरोक्त सभी। अब दोनों तरफ से पैसा आ रहा है तो इसे आप क्या क्या कहेंगे? दो तरफा लाभ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आपके आ जाएगा। तोड़ना सीख ली, संधि विच्छेद आप ये चुटकियों में कर देंगे। तो समानांतर का संधि विच्छेद क्या होता है? समान धन अंतर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समानांतर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप जवाब क्या देंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन अगर मैं ही आपको बता दूंगा तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, दानवीर में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? दानवीर में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अब देखिए, दान अलग है, वीर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया है, नया शब्द क्या बना? दानवीर। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं, दान का वीर। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। यह आपने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो, ना याद हो तो दोबारा याद कर लीजिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए जैसे कि दो शब्द अलग अलग प्रकार के हों तो वहां पर आपका होता है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं। सीमा पर खालिस्तान तैनात है, सेना होती है, दुश्मन होती है, डाकू होता है या पुलिस होता है। तो जाहिर सी बात है सीमा पर हमेशा सेना तैनात रहती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आयोजित। देखिए आयोजित जो है ना वो इस प्रकार से लिखा जाता है, आयोजित को लिखने का तरीका जो है वो ये रहा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहादुर, सुशील, भक्त, विज्ञानी। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसे आप सुशील कह सकते हैं। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुशील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? अकली, आगार, अंबार या वन। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के बड़े समूह को हम कहते हैं वन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 93 से 95 निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ शब्द को चुनना है। दयालु शब्द का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं, उदार, कठोर, निर्दय या सदय। दयालु का विपरीत अर्थ शब्द होता है निर्दय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है विस्तीर्ण का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? संकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है, विकिरण होता है या प्रकीर्णन होता है? विस्तीर्ण का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों संकीर्ण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकसित का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अविकसित, विकासशील, विकासहीन, अल्प विकसित। विकसित शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अविकसित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। क्लेश, क्लेश कैसे लिखा जाता है? देखिए क्लेश को लिखने का जो तरीका है ना, इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, क्लेश ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। इस वाक्य में विशेष क्या होगा? आलसी व्यक्ति, सफल या जीवन? व्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 48वां प्रश्न है लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सौमित्र, लखन, रामानुज, बलभद्र। बलभद्र जो है ना ये लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए बलभद्र जो है ना ये बलराम का पर्यायवाची शब्द है, बल्कि सौमित्र हुआ, लखन हुआ, रामानुज हुआ, ये लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? उभयचर, जलचर, सरीसृप, ये सभी। जल में चलने वाले को क्या कहते हैं? तो जल में चलने वाले को हम कहते हैं जलचर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न रहेगा, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? सम्मति। तो सम्मति का संधि विच्छेद होता है सत धन मति। अभी मैंने आपको कुछ एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ये हलंत लगा हो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सम्मति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? हमारी ये पहली क्लास थी रीड के लिए। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।